Good morning everyone. Today I will discuss about the class 12 subject physics MCQs important for exams RBSC board exam and CBSC. So I will discuss about MCQs questions जो important है हमारे लिए. तो firstly multiple questions है हमारे पास. Choose the correct answers. तो उसमें first question है हमारे पास two charge spheres of radius r1 and r2 are joined by a wire. Ratio of the electric fields of the sphere is. अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि गिवन है हमें r1 and r2 रेडियस. गिवन है हमें रेडियस r1 एंड r2 किसकी? स्फीयर की. ठीक है, r1 एंड r2 टू चार्ज्ड स्फीयर्स है जिसकी रेडियस है r1 एंड r2 जॉइंड बाय अ वायर. रेशो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सी. r2 बाय r1. तो वो कैसे एक्सप्लेन हो रहा है उस चीज को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे. दो चार्ज स्फीयर्स हैं उनका हमें लेना है यहाँ पे कैपेसिटेंस कि फर्स्ट है तो फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे हमने पढ़ा था थ्योरी में. सेम कंडीशन है C1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1. इट इज अ रेडियस फर्स्ट स्फीयर एंड लाइक दैट सेकंड के लिए करेंगे तो हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2. रेशो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेडियस है हमारे पास, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस का हो गया. उसके बाद हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखेंगे कि जो चार्ज है स्फीयर पे कितना चार्ज है एक स्फीयर पे. तो उस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. तो फर्स्टली हम देखेंगे Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V. देन हम यहाँ पे इसका ड्राइव करेंगे कैसे R1 R2 अपॉन में. तो हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर ली है. देन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूले में है उसका रेशो निकालेंगे. तो रेशो निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, किसी भी चीज का रेशो निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे R1 अपॉन में R2. ये चीज आनी चाहिए. यहाँ Q1 अपॉन में Q2. C1 की वैल्यूज पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और यहाँ पे V और यहाँ भी V आ जाएगा हमारे पास. इट इज क्लियर दैट. तो नेक्स्ट हम जब रेशो निकालेंगे दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो E1 बाय E2 करेंगे जिसके लिए चार्जेस की वैल्यू हमने पढ़ी थी. Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चार्जेस में KQ1 अपॉन में KQ2. तो वैल्यूज आ जाएगी. देन हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो R1 और R2 की वैल्यू हमें गिवन हो जाएगी. तो राइट आंसर इज द R2 बाय R1 आ जाएगा. इट इज दैट क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर कैपेसिटर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोफैरड ईच आर जॉइंड इन अ पैरेलल देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो C इक्विवेलेंट है हमारे पास. अब ये लाइक दैट यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन में है पैरेलल में है. तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से बिहेव होता है. ठीक है, R1 R2 और यहाँ पे R3. तो सेम कंडीशन है 2 माइक्रोफैराड है तो 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट. 3 की बात कर रहे हैं तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2. तो कैसे होगा 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट. ठीक है, 1 अपॉन में 6 एलसीएम लेके देन C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड. तो करेक्ट आंसर इज अ B इज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारे पास कि न्यू बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ अ इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज. न्यू बैलेंस्ड पोजीशन ऑन. अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास गैल्वेनोमीटर एंड जो बैटरी कनेक्टेड होती है, अगर हम इनको एक्सचेंज कर दें, मैं बैटरी को यहाँ लगा दूं और गैल्वेनोमीटर को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में वो हमें एक्सप्लेन करना है. चेंजेस होंगे नहीं होंगे, विल चेंजेस एंड कैन नॉट से. तो रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज ऑफ
कनेक्शन व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ है। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन आता है करंट का उसको मेजर करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अनचेंज्ड पोजीशन रहेगी, रिमेन्स सेम रहेगा। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी G एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो रिलेशनशिप, क्वेश्चन एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमें किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो I इक्वल्स टू हमने देखा था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे डिफाइन करता है। तो V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V बाई R या V इक्वल्स टू IR से हम ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ से R की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो R हमारे पास रेजिस्टेंस का निकालते हैं, लेंथ पर डिपेंड करता है एंड एरिया पे डिपेंड करता है। इट इज क्लियर दैट। तो हम R की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं? यहाँ पुट करेंगे। देन हमारे पास आएगा V रो L बाई A। तो ये हो जाएगा VA रो L। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन आने के बाद हम देखेंगे कि IA आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा V बाई L इक्वल्स टू E, जिसे हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन G से इंटेंसिटी J इक्वल्स टू सिग्मा E। E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, J इज अ डेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड सिग्मा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। एक जो मूविंग कॉइल है गैल्वेनोमीटर की वो कन्वर्ट होती है इनटू अ वोल्टमीटर, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे? अगर हम गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर तो चेंजेस होगा, वो क्या होगा? लो रेजिस्टेंस इन अ सीरीज बाय कनेक्टिंग विद द हाई रेजिस्टेंस। ऑप्शन है बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस। अगर हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दे वोल्ट मीटर में तो हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हाई रेजिस्टेंस मिलेगा, बिकॉज ऑफ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर छोटे से करंट के डिफ्लेक्शन को भी मेजर करता है और वोल्ट मीटर हमारे बड़े से बड़े करंट को मेजर करता है। जैसे ही हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वो सीरीज कनेक्शन में, सर्किट में हमारे पास सीरीज में रहेगा वोल्ट मीटर में। तो वो क्या होगा? जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर पॉइंट इन अ सर्किट इज। वैल्यू ऑफ करंट बतानी है एट अ हाफ पावर के लिए। ये हमने पढ़े थे चैप्टर में, तो उसमें हमने बताया था कि सर्किट की हाफ पावर, एवरेज, ये सब कैसे कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू ऑफ हाफ पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R से डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे P से लिख सकते हैं। हाफ पावर बोल रहा है तो I स्क्वायर R बाय 2। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर R। तो राइट ऑप्शन इज द I मैक्सिमम अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 होगा। इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है कि जो यहाँ से हमारे पास वेव्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, तो यहाँ वेव्स बन रही है, देन वो सुपर पोजिशन कर रही है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। एक के ऊपर एक वेव्स जो क्रिएट हो रही है, डिस्टेंस जो बन रहा है d, देन ये कंडीशंस जो फॉलो कर रही है यहाँ पे t टाइम इक्वल्स टू 0। इस तरीके से जो वेव बनती है वो किसको फॉलो करती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। नेक्स्ट है अ वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन। जो इमेज को इनलार्ज एंड वर्चुअल मीन्स इमेजनरी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बना रही है, रियल नॉट रियल, तो वो कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2, इट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो गिवन है हमें डेल एम,
वो गिवन है हमें 60 डिग्री। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा मिनिमम डेविएशन के लिए कि डेविएशन जो डेल एम हुआ है हमारे पास वो कितना है। ये हमारे पास कोई भी प्रिज्म है, इसमें हमने एंगल्स को देखी थी, बात की थी, इसमें डेल एम की वैल्यू को निकाला था। इट इज अ डेविएशन कि कितनी रे यहाँ से मुड़ रही है उसको एक्सप्लेन किया था। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो एक बार यहाँ देख लेते हैं हम कि जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास n इक्वल्स टू a प्लस डेल एम बाय 2। तो a हमारे पास है रिफ्रैक्टिव साइन a प्लस डेल एम बाय 2। तो a इज अ एंगल कि कितना एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। तो हम यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे साइन 60 प्लस में डेल एम बाय 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा इट इज अ 30 डिग्री, हाफ हो जाएगा इसका डेविएशन। नेक्स्ट है फेस रिलेटेड सोर्सेज इन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ डबल प्रिज्म ऑब्टेन्ड बाय। अब हमने देखा था कि जो प्रिज्म होती है उसकी फेसेस वन साइड एंड सेकंड साइड, तो दोनों फेसेस हैं, तो दोनों फेसेस में जो रिफ्रैक्शन होगा तो आंसर इज अ रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑब्टेन करेगा देन सेकंड में इंसिडेंट करके वो रे जाएगी, देन वो क्या हो जाएगा वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा रे को। तो ये प्रिज्म बना के मैं शो करके दिखा रही थी। ये प्रिज्म है हमारे पास, तो एक सरफेस ये होगी प्रिज्म की, एक सरफेस ये होगी, तो इंसिडेंट रे हुई, देन वो इसके यहाँ पे इंसिडेंट किया इनसाइड, इंसिडेंट होने के बाद भी यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इट इज अ रिफ्रैक्शन। प्रिज्म का क्या होगा, डबल प्रिज्म का रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ फोटो सेल डिपेंड्स। मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो डिपेंड करता है फोटो सेल डिपेंड्स। मतलब अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इंसिडेंट करवाते हैं तो इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, देन वो यहाँ इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ रेडिएशन पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, ठीक है, ऑन अ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ रेडिएशन पे वो डिपेंड करेगा। इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज अ 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को निकालना है। वर्क फंक्शन क्या होता है ये हमने डोनेशन में पढ़ा था कि जो स्मॉल वर्क हम करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, W नॉट इज अ वर्क फंक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे W नॉट इक्वल्स टू H न्यू हो जाएगा। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए तो W नॉट अपॉन में H इक्वल्स टू में न्यू नॉट। तो W नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, देन हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे H की वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻34। तो हमारे पास जो आंसर आएगा करेक्ट ऑप्शन आएगा 8 के अप्रोक्स आएगा 10⁻14 हर्ट्ज। ये 7.99 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज यहाँ पे आंसर इज अ करेक्ट, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब ये हमारे पास एटम जो है उससे यहाँ से पूछा है ये क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मल्टीप्लाई होता है h अपॉन में 2π के, जो कि ऑप्शन है हमारे पास बहुत पोस्टुलेट्स जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन है। सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे वर्क किया है, वो क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा मल्टीपल होता है NH अपॉन में 2π, ठीक है, H अपॉन में 2π के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 mg ऑफ अ सब्सटेंस। हमें यहाँ पे एनर्जी इक्विवेलेंट देखना है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में है तो उसके लिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू MVR, तो ये इसका एक फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, MVR इक्वल्स टू NH से भी डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। इट इज क्लियर।
तो नेक्स्ट है एनर्जी, तो फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन फॉर अ सन एनर्जी, फ्यूजन होगा, जब सन से कोई एनर्जी आ रही है, रीजन ऑफ अ सन एनर्जी, तो वहां फ्यूजन हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम्स में जो फ्यूजन होता है वो हमारे पास होता है 1H1 प्लस, यहाँ पे डिफाइन करते हैं 1H1 से, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, देन यहाँ फ्रीक्वेंसी भी बाहर होती है, जैसे ही सन एनर्जी हीट एनर्जी वहां प्रोड्यूस करते हैं तो फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब है टूटना, ठीक है, उसका टूट के ऐड होना, तो फ्यूजन एंड फ्यूजन इस तरीके से होगा कि हाइड्रोजन एटम का 1H1 प्लस 1H1 टेंड्स टू इलेक्ट्रॉन्स। ई पॉजिटिव क्यों लिखा है, ई नेगेटिव कब आता है एंड ई पॉजिटिव कब आता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। प्लस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अप्लाई होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उस पर भी डिपेंड करता है फ्यूजन, ठीक है। तो आंसर इज अ बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। व्हेन एज इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन अ प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, हमने सेमीकंडक्टर में टाइप्स पढ़े थे, पी टाइप्स एंड एन टाइप्स। तो फर्स्टली मैंने बताया था कि जहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है इम्प्योरिटी और प्योरिटी की, तो प्योर सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड इम्प्योरिटी जहां पे मिला दी जाती है वो हमारा हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी प्रेजेंट, अगर मैंने जर्मेनियम लिया है और उसमें मैंने मिक्स कर दी है इम्प्योरिटी, सिलिकॉन की कर दो, अगर हम बोसॉन्स की किसी की भी करते हैं, तो जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब, ये हमने मिक्सअप में क्वेश्चंस देखे, अब हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो इसमें भी हमारे पास एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारे पास इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3। फिगर्स में हमें Q2 एंड Q3 दो पॉजिटिव चार्जेस गिवन हैं, दोनों चार्जेस के अलोंग, किसके अलोंग है, वो y एक्सिस के अलोंग है, एग्जैक्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द x डायरेक्शन में। हमें निकालना कहाँ पे है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में निकालना है ऑन अ चार्ज Q1, और किस पे, चार्ज Q1 में, फिक्स्ड अलोन एन x एक्सिस, जो कि फिक्स है हमारा x एक्सिस के अलोंग। इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड x0, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है वो x एंड 0 कोऑर्डिनेट्स पे हम रख देते हैं, तो जो फोर्स होगा Q1 पे वो कैसे अप्लाई होगा, तो उसको हम देखेंगे कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा पॉजिटिव x एक्सिस में। तो जब यहाँ पे फिक्स है ये पॉजिटिव x एक्सिस में हमें निकालना है, हमने x एंड 0 कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं, तो जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो Q1 की वजह से हमारे पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, तो जो आंसर होगा वो होगा सर्ल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। सेकंड डायग्राम को भी देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में भी यही सेम कंडीशंस है, Q चार्ज हमने पुट किया और Q चार्ज पुट करने के लिए हमने x एंड 0 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो यहाँ पे K Q1 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिफाइन होगा। अब जो डिस्टेंस होगा उससे हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो जो x डायरेक्शन में चार्ज होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव x एक्सिस में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट है वो हम बेसिकली देख सकते हैं कि कैसे कॉन्सेप्चुअल है। की कॉन्सेप्ट, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑन द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। तो इसके थ्रू हम ये चार्जेस यहाँ पे, इस पे फोर्स लगेगा इस पे, तो जो नेट फोर्स अप्लाई होगा x पॉजिटिव एक्सिस में ज्यादा होगा, इसको यहाँ पे ये डिफाइन किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे कौन सा चार्ज कहाँ पे पुट किया है, देन पॉजिटिव चार्ज में ही क्यों अलोंग द साइड्स ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, the electric field is best given। तो हमें यहाँ क्या गिवन है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
वो नियर है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब कि यहाँ जो अंदर इनसाइड कोई भी स्पेयर है उसके चार्जेस हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, ना ही बाहर से वो कनेक्टिविटी बनाएंगे क्योंकि आइसोलेटेड है तो ये कोई भी चार्जेस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे हमने Q2 एंड Q3 पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, F1 F2 कंडीशन अप्लाई की है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अप्लाई होगा वो बताती है हमें कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस कंडीशन को भी यहाँ शो किया था। देन एक पोल से वो जाएगी इनसाइड होगी, दूसरे पोल से वो आउटसाइड होगी, जबकि इस वाले सर्किट में क्या हो रहा है, दोनों से ही इनसाइड हो रही है, तो इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। एंड इसका देखते हैं तो ये भी सेम है, आउटसाइड आउटसाइड जा रहा है बाहर की तरफ, तो रॉन्ग है, इनसाइड इनसाइड, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ फर्स्ट, ठीक है। फिगर फर्स्ट इज अ क्लियर दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, वो एक इनसाइड होती है तो दूसरे से आउटसाइड होती है, ये कंडीशंस यहाँ पे होती है। और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि पैरेलल कंडीशन, इंटरसेक्ट कर देगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज, ये बता चुके हैं। टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइन एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस, फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी डन थिंग्स ऑफ माइंड। अब हम इसको इंडक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज क्लियर दैट कि हमने कैसे डिफाइन किया है दो चार्जेस की डायरेक्शंस को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये भी क्लोज सरफेस है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एंड एस सरफेस है, ये स्फीयर है, ये अननोन, ये स्फीयर है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज जहां पे हमने चार्ज कहीं और ले लिया, ये भी एक हमारे पास क्या मिला है, वॉल्यूमेट्रिक मतलब सरफेस है जिसके अंदर हमें क्या देखना है, फ्लक्स देखना है। तो मैंने बताया था कि फ्लक्स होता है इट इज अ क्लोज सरफेस, जितना फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में से पास होगा वो हमारे पास किसको डिफाइन करेगा, फ्लक्स को डिफाइन करेगा, चाहे वो इसके अंदर से जाए चाहे वो इसके इनसाइड से जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स को शो करेगा फाई को, ठीक है। तो वो कंडीशन है, तो सब में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, किसी में कम या ज्यादा नहीं होगा, सॉरी किसी में स्मॉल इंक्रीज या डिक्रीज या लार्ज नहीं होगा। ऑल सरफेसेस में कैसा होगा, वो सेम, ऑल सरफेसेस में कैसा होगा, सेम, फिगर्स में कैसा होगा, सेम। तो इज द सेम फॉर ऑल फिगर्स, तो कैसा रहेगा, सब में सेम रहेगा। की कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द गॉसियन लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड द परमिटिविटी, दैट इज phi इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। इट इज क्लियर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5 charges Q1, Q2, Q3, Q5 fixed at their positions as shown figure. फिगर भी देखेंगे नेक्स्ट पेज में। S is a Gaussian surface. The Gaussian law is given by, अभी भी हमने पढ़ा था कि Gaussian surface होता है वो क्लोज सरफेस में से होता है, E डॉट ds ये सरफेस को डिफाइन करता है, Q चार्ज होगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होगी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, E on the LHS of the above equation will have a contribution from a Q1, Q2, Q3, Q1, Q5. Q3 while Q on the RHS will have a contribution from Q1 and Q4. अब यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट पेज में इसका डायग्राम देखेंगे। ये गॉसियन सरफेस है,
गॉसियन सरफेस में हमारे पास रखे हुए हैं इनसाइड चार्जेस है Q2 एंड Q4 एंड आउटसाइड है Q1, Q5 एंड Q3। तो आंसर ई ऑन द LHS, ये ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से जो आंसर होगा बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज ऑफ गॉसियन लॉ की टर्म से पढ़ रहे हैं तो Q इनक्लोज्ड है, वो किस में रहेगा, राइट साइड पे रहेगा, एंड RSE ये हमारे पास DS होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज क्लियर दैट, तो जो सम होगा ऑल चार्जेस का वो इनक्लोज ऑफ द गॉसियन सरफेस के थ्रू क्लियर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? The dipole will not experience any force। ये हमारे पास फिगर गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। ये यहाँ पे इसका P मोमेंटा है, जिसको हम शो करेंगे डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है। P इज अ डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें देखना है कि ये दे विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द राइट, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब हमें देखना है कि वो राइट हैंड साइड क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल मोमेंट को, या फिर टुवर्ड्स द राइट, या फिर एनी एक्सपीरियंस करेगा भी या नहीं करेगा। द डाइपोल विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड। अपवर्ड तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे पास नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन में मोमेंटम किस तरीके से, तो ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ये टुवर्ड्स द फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो उसकी वजह से कहाँ लगेगा, लेफ्ट। तो की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार हम। इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्वल डिस्टेंस एट अ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस द फील्ड इज यूनिफॉर्म। एंड यूनिफॉर्म हो गया, सब चीजें कहाँ है, सेम डायरेक्शन में सॉरी, एंड पैरेलल कंडीशन में है। तो हमारे पास जो ये सरफेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, यूनिफॉर्म। एंड द एंटायर लाइन्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और बोथ द फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हम यहाँ देख लेते हैं, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 9th। ठीक है, 9th में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। द फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, directed perpendicular to the plane but towards the plane, directed radially away from the point charge, directed radially towards the point charges। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट, बिकॉज ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर के पास, हमारे पास क्या है, प्लेन के पास है, जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे वो अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्जेस को। जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्जेस को डेवलप करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर हम पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट करवाएंगे तो ज्यादा होने पे वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव चार्जेस को शो कर देते हैं। जो रिजल्ट आ जाता है वो किस में डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्जेस में। ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस साइड एंड इक्वल पॉजिटिव डेवलप्स। ठीक है, ये की पॉइंट है हमारे पास। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemisphere is a uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center is a diameter perpendicular the diameter। अब ये हमने क्या लिया है, एक स्ट्रिप ले ली A B, देन ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज से कुछ बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस लिया है और कुछ इस तरफ आएगी। तो देन जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की वो पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी
डायमीटर के वो देखना है एट एन द एंगल टिल्ट टुवर्ड्स द डायमीटर, मतलब थोड़ा घूम गया है, झुक गया है, उसको बताया एट एन एंगल टुवर्ड्स द डायमीटर। तो हमारे पास जो केस है हेमीस्फीयर वो सिचुएटेड है हमारे इसके पॉइंट के सेंटर पे। तो जो हमारी लाइंस बन रही है डायमीटर की वो कैसी बन रही है, इसके परपेंडिकुलर बन रही है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। की पॉइंट इन अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज hemisphere, if a point is situated at a point on a diameter away from the center, the electric field should be perpendicular to the diameter। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, डायमीटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और मोर वन करेक्ट आंसर्स। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक भी हो सकता है और दो ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे ये डिफाइन करना है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन, इफ फाई एस मतलब गॉसियन सरफेस की बात कर ली, डी एस इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, देन एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन द 0। बताना है हमें कि कहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होता है उसमें इनसाइड और आउटसाइड जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनसाइड एंड आउटसाइड 0 होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस एंड। अब यहाँ पे देखो कि जरूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होता है वो 0 होता है, लेकिन जैसे ही मैंने एक स्फीयर को यहाँ इनसाइड कर दिया तो वहाँ वो 0 की कंडीशन में नहीं होगा एंड आउटसाइड भी। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि यूनिफॉर्म पोजीशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो, नॉन यूनिफॉर्म में भी वो हो सकता है। शेप चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। सी है कि हाँ, ये हमने देखा था कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी फ्लक्स लाइंस, उतनी ही जैसी अंदर जा रही थी उतनी ही हमारे पास क्या आ रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। एंड डी है हमारे पास कि जो ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी टू आउटसाइड द सरफेस, सभी चार्जेस मस्ट टू कहाँ होनी चाहिए, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्जेस सरफेस के बाहर की तरफ होना चाहिए। कि कॉन्सेप्ट भी यही बता रहा है कि प्रोपोर्शनल होता है, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनसाइड 0 होता है एंड आउटसाइड तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म वाला। तो सी एंड डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है एट अ पॉइंट वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट द point, discontinuous only of their negative charge at that point, discontinuous if there is a charge at that point। तो B and D यहाँ पे बताए हैं करेक्ट ऑप्शंस हैं हमारे पास। We cannot define electric field at the position of a charge। हम किसी भी चार्ज की पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कॉन्टिन्यूसली होगा, नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सो वी कैन नॉट से दैट, हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस हो, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कभी कम, तो वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा। हैंस रूल्स आउट एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज विल बी कॉन्टिन्यूस इफ देयर नो अदर चार्ज इन the medium, it will be discontinuous if there is a charge at a point under the continuous। तो B is a correct option। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if there were only one type of charge in the universe then E dot ds not equals to 0 on any surface। पॉसिबिलिटीज है, नहीं हो सकता है वो 0। E dot ds equals to 0 if charge outside the surface, right। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट है ई डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, डिफाइंड तो है, गॉसियन सरफेस वाला हमने पढ़ा है, तो ये लो तो हमारे पास डिफाइंड है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
closed surface E dot ds q by epsilon discharge magnitude qv inside. तो B and D ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर्स बिकॉज ऑफ दोनों ये फॉलो करते हैं इन रूल्स को, गॉसियन सरफेस वाले को। नेक्स्ट है हमारे पास गॉसियन सरफेस के अलावा जो क्वेश्चंस हैं, फ्लक्स थ्रू द क्वेश्चन 13, अ पॉजिटिव चार्ज Q is a positive charge Q is a uniform distributed along a circular ring radius r. A small test charge Q is placed at the center of the ring figure. Then हमने क्या किया है कि एक स्मॉल Q चार्ज लिया है जो इनसाइड है स्फीयर में और रेडियस r है। देन यहाँ पे कोई भी चार्ज है जो पॉजिटिवली चार्ज है आउटसाइड से कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। If Q greater than 0 and is displaced away from the center in the plane, a ring will be pushed back towards the center. Next option is if Q less than 0 and it is displaced away from the center in the plane, the ring will be never return to the center and will continue moving the till is the ring. तो ये ऑप्शंस हमें गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंड कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पे की पॉइंट्स को देख लेते हैं। ए बी सी डी, द पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ रिंग विल बी 0। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होता है, 0 होता है। ये अभी भी हम पढ़ के आए हैं कि इनसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होता है, हमेशा 0 होता है सेंटर पे। Hence no force is experienced by a charge if it is placed the center of the, अगर हम किसी भी सेंटर पे हम प्लेस्ड कर देंगे तो कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। Now the charge is displaced away from the center in the plane ring, there will be net electric field opposite to the displacement। तो आंसर जो होगा A B D is the correct option। C है less than, perform simple harmonic motion तो अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस के अलोंग जब हम करते हैं तो वहां 0 नेगेटिव इस तरीके से हमें पता नहीं चलता है। तो लेस देन करने पे, चार्ज को कम करने पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने पे वो डिफाइन नहीं करता है। तो सी ए बी एंड डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी शॉर्ट टाइप, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे लेक्चर, उसमें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से फॉर योर एग्जाम बेस्ड, कुछ चैप्टर वाइज थे एंड कुछ मिक्सअप में थे जिनको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच।